नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पार्ट 2 के अंदर हम नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो उनकी पार्लियामेंट को एक तरीके से जो भंग करने का जो उन्होंने सुझाव दिया है, तो एक तरीके से इसमें जो चाइना का रोल है, हम इस पर बात कर रहे थे। जो इंडिया के लिए जो चैलेंजेज़ हैं, हम उस पर बात करेंगे। और जो हमने पिछले लेक्चर में हमने इसमें बात की कि किस तरीके से ये हुआ, इसका जो पॉलिटिकल एंगल था। तो अब आप इसमें जो है हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इसको देख लेंगे कि जो नेपाल का जो संविधान है, वो इसको लेकर के क्या कहता है, और जो इसमें चाइना का जो पर्सपेक्टिव है, और जो उसकी खुद की जो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर ओली की जो डिसीजन लेना पड़ा उनको या लिया गया, इसके पीछे क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, जनरल एनालिस्ट हम इस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम से पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है, तो जो अपनी ही पार्टी है, उनकी जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें अपने जो उनके एक तरीके से जो अपोनेंट हैं, जो उनके जो धुर प्रतिद्वंदी हैं, उनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, नाम से उनको जाना जाता है। तो इनके जो मुकाबला जो के मुकाबले जो सांसदों का बहुमत खोने के बाद, जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो उस तरीके से जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा जो ओली हैं के पास संसद को भंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तो ये बहुत साफ था, तो उन्होंने ऐसा किया। तो इसको जो किए जाने के पीछे जो इसमें जो चाइना की हार के तौर पर इसे इंडियन मीडिया में हेल किया जा रहा है, लेकिन ये कितना रियलिटी के करीब है। जाहिर सी बात है कि केपी शर्मा ओली जो उनकी चाइना से नज़दीकियाँ थी, उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए थे इंडिया के साथ। हम पिछले लेक्चर में थोड़ी बात कर चुके हैं उस पर, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो संसद का जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो उनकी संसद का था, उनका जो कार्यकाल था अभी 2 वर्ष का बचा हुआ था। उसके बाद ये एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड तौर पे देखा जा रहा है। तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो विद्या देवी भंडारी जी हैं, इन्होंने ओली सरकार की जो सिफारिश थी, इनके मुताबिक संसद यानी जो उनकी प्रतिनिधि सभा होती है, उसको इन्होंने भंग कर दिया है। और अगले वर्ष इन्होंने अप्रैल मई में मध्यावधि चुनाव की घोषणा भी कर दी है। तो पोटेंशियली इनके अप्रैल के पहले वीक में इनका होना चाहिए। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति कार्यालय जो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो उनका ऑफिशियल एक तरीके से जो उनका रैशनल आया है या रीज़न आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो उनका राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किया गया, उन्होंने एक तरीके से इसमें एक तरीके से प्रेस के लिए है। तो उन्होंने कहा था कि इस फैसले के लिए जो संवैधानिक परंपराओं का हवाला दिया गया है, यानी कि उनके हिसाब से ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इसको लेके जो अपोजिशन पार्टीज, हमने पिछले लेक्चर में उस पर बात की कि किस तरीके से उनकी अपनी पार्टी के अंदर और जो उनकी नेपाली कांग्रेस जो पार्टी इन अपोजिशन है, उसको लेकर के उस समय से असंवैधानिक और एक तरीके से तानाशाही फैसला बता रहे हैं। तो इसके बाद जब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन पर अगर हम आते हैं, तो ओली के जो ये इस फैसले से पहले हमें जो इनके संवैधानिक परिषद अधिनियम के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इससे संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई थी। तो जो इस फैसले से पहले उन्होंने एक तरीके से जो संवैधानिक परिषद का जो अधिनियम था, उसको संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसे बीते मंगलवार उन्होंने लागू भी किया गया था। तो जो राष्ट्रपति हैं, जो उनके जो एक तरीके से विद्या देवी भंडारी जी हैं, ने उसी दिन उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी, यानी कि उस अध्यादेश की वजह से ये उसको उन्होंने वापस लिया था। इसके बाद जो सदन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले जो संवैधानिक परिषद के सदस्य भी हैं, तो उन्हें संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका और इसके बाद जो विदेशी मिशन समेत प्रमुख नियुक्तियों के लिए सिफारिश करता है। तो ये विधायक जो था बहुत सेंसिटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक तरीके से उसको लेकर के ये नियुक्तियों को करता था। तो इस अधिनियम के प्रावधान के जो अनुसार था कि 6 सदस्यों में से 5 को बैठक बुलाने के लिए उपस्थित होना जरूरी है। तो ये मैं फिर से आपको ये फिर से दोबारा से मैं इसको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि जो ये फैसला लिया गया था, इससे पहले जो है संवैधानिक परिषद अधिनियम जो है, उससे संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई थी, तो जिसे इन्होंने लास्ट ट्यूसडे को इन्होंने उसे लागू किया था। तो जो उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, जो विद्या देवी भंडारी हैं, उन्होंने उसी दिन उस अध्यादेश को, ऑर्डिनेंस को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। तो इस ऑर्डिनेंस की जो खास बात है वो ये है कि सदन के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संवैधानिक परिषद के जो सदस्य हैं, जो संवैधानिक निकायों, न्यायपालिका जो उनकी एक तरीके से जुडिशरी है, और विदेशी मिशन जो है समेत प्रमुख नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस था। तो अधिनियम के जो इसके जो प्रोविजंस थे, उसके अनुसार 6 सदस्यों में से 5 को बैठक बुलाने के लिए उपस्थित होना उसमें आवश्यक था, यानी कि 5 के 5 अगर कम होते तो वो नहीं हो पाएगी, तो 6 में से 5 का अनिवार्य होना जरूरी था। तो प्राइम मिनिस्टर जो ओली थे, इनके द्वारा पेश किया गया जो संशोधन है, इसमें बदलाव करना चाहता था। तो उन्होंने इस संशोधन को जो बदलाव करने की बात थी, तो उस बैठक में एक तरीके से इसको उस बैठक के बाद ये जो सदन के अध्यक्ष और विपक्षी दलों के नेता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से ये ऑर्डिनेंस एक तरीके से वो रीजन
रीज़न बना, जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि जो सब सदन की बैठक में सदन के अध्यक्ष जो हैं और जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, जो कि काफ़ी टेक्निकल लग ही रहा है। और क्योंकि इसमें आवश्यक कोरम को भरने के लिए साधारण बहुमत जो है वो पर्याप्त है। तो आपसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये पूछा, ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पूछा जाएगा, और अगर ये नहीं भी पूछा जाता तो जब इससे संबंधित जो इंडिया जो नेपाल के जो रिलेशंस होंगे या चाइना के साथ जो नेपाल को लेकर जो भी क्वेश्चन होगा, उसमें अगर आप ये ऑर्डिनेंस को कोट करते हैं और इसकी बारीकियों को समझाते हैं, तो आपका जो आंसर का जो एनालिटिकल जो उसका एनालिसिस होगा वो एनालिटिकली तो होगा ही, फैक्चुअल के साथ साथ वो एनालिटिकल भी और ज़्यादा इसको कहते हैं कंप्लीट सा लगेगा। तो इसको अगर हम इसमें थोड़ा सा और गहराई से जाएं, तो जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने इस सत्ता से हटाने के लिए चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसको इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी हेल किया है। तो जो नेपाल का जो आंतरिक मामलों में जो उनके राजदूत हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर भी जो उनके राजदूत हैं, हाउ यानकी के माध्यम से खुलेआम दखल देता रहा, इसमें कोई छुपा सीक्रेट नहीं है। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर भी वहां गए थे, तो वो किस तरीके से देता रहा, तो इसमें लेकर के इंडिया की तरफ से भी जो प्रयास हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो इसके जो विपरीत था, तो भारत के साथ एक तरीके से इसको राहत की सांस लिया जा सकता है कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया। तो इसके बाद जो ओली थे, वो चीन के इशारों पर काम कर रहे थे, और संसद के जो विधायक हैं, उनसे लेकर भारतीय क्षेत्रों में नक्शे, जो सीमा में एक तरीके से जो वो स्टेटमेंट्स देते रहते थे, एक तरीके से जो भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल करते थे, तो जिस तरीके से वो गिर भी गया था। तो भारत द्वारा बनाई जा रही जो कैलाश मानसरोवर पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी, जो सड़क बनाई जा रही थी। तो इस हफ्ते के तो अगर हम कुछ देखें, तो पिछले कुछ हफ्तों पहले जो सत्तारूढ़ जो नेपाली कम्युनिस्ट CPN जिनको कहा जाता है, उनके जो दो गुट थे, तो प्रधानमंत्री ओली के गुट और जो पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड का जो गुट है, वो एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे थे। तो उनके बीच में ये जाहिर सी बात है, इस पर काफ़ी ज़्यादा बातें भी हो चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओली और प्रचंड के बीच में इन्होंने उसको कोशिश भी की थी कि दोनों एक फोरम पे आ जाएं, उनके डिफरेंसेस को सिंक कर दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने भी इसमें कोशिश की थी, तो लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। तो जो वर्तमान में जो एक तरीके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का एक तरीके से कारण बना, तो भविष्य में ये कम्युनिस्ट पार्टी के फूट से भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बहरहाल जो है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो प्राइम मिनिस्टर जो ओली थे, इनका जो CPN का था, जो इनका एक तरीके से सत्तारूढ़ जो उनकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो स्थायी समिति के अधिकांश सदस्यों के हमले से बच गए थे, जिन्होंने सभी मोर्चों पर विफल रहने और कोविड के टीके, इसको लेकर इकोनॉमिक जो क्राइसिस था, उससे इस्तीफे की मांग पहले से ये की जा रही थी। तो इसके बाद जो, चलिए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। इसके बाद जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसमें जो चेंज आया, वो ये था कि इसमें से जो 44 मेंबर्स थे, उसमें से जो 33 सदस्य थे, वो ओली की बेदखली पर अड़े हुए थे। तो जो नेपाली जो एक तरीके से स्थित जो चाइनीज राजदूत थे, हाउ यान की, इनकी दखलंदाजी को इसमें एक तरीके से कुर्सी बचाई जा सके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो बहरहाल जो ओली ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें स्थायी समिति की बैठक में वो एक तरीके से उन्हें थोड़ा सा रिप्रिमेंड भी किया था, एक तरीके से सहज नहीं था वो जो बैठक थी। तो एक तरीके से तख्ता पलट की तरफ भी उन्होंने कहा था कि इसकी साजिश रची जा रही है, जिसके लिए इन्होंने इंडियन एम्बेसी को भी इन्होंने इसमें इन्वॉल्व बताया था कि उनके तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है। तो ये सब हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए थे। प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा कह रहे हैं, तो इसकी जो है कि इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें जिसकी, क्योंकि ओली की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने एक तरीके से भारत को दोषी ही नहीं ठहरा सकते, लेकिन मौजूदा संकट के लिए वो अपने काम को ही जिम्मेदार करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टसल वो ले रहे थे, और वो जिस तरीके से एक तरीके से अवॉइडेबल जो बातें थी वो भी कहे जा रहे थे, तो उनको लेकर के ये उनकी पार्टी के अंदर भी विरोध होना शुरू किया गया था। तो जो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो सह अध्यक्ष थे प्रचंड, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ओली पर एक तरीके से निशाना साधा, और उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, करीब करीब ये 16 पेजेस का जो ये डॉक्यूमेंट था, जिसमें इन्होंने सरकार के खिलाफ इन्होंने करप्शन के यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और प्रधानमंत्री के रूप में ओली की जो एक तरीके से इनको नाकाम बताया, पूर्ण विफलता इन्होंने करार दिया। और जिसमें कहा जाए कि जो सरकार के द्वारा जो अपनाए गए जो विरोधी रुख के कारण जो पार्टी में हुए नुकसान, उससे तत्काल इस्तीफे की मांग भी की गई थी। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो प्रचंड जी थे, उनके खिलाफ इनके डिफरेंसेस सिंक हो नहीं रहे थे, वो काफ़ी हमलावर तरीके से जा रहे थे। तो उसको लेकर के ये पार्टी के अंदर काफ़ी उथल पुथल पहले से मची हुई थी, काफ़ी समय से मची हुई थी इसमें। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई से देखें, तो जो CPN के अंदर की समस्या का मुख्य कारण ये था कि अब ये रीजन क्या था, तो ओली की जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने जो वरीयता क्रम के सिद्धांत का उल्लंघन किया था।
तो जिसमें इन्होंने सीनियर मेंबर्स को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश की और स्थायी समिति के अधिकांश सदस्यों को ये नाराज करता था। तो ये सीनियोरिटी का मतलब वो उस तरह का सम्मान नहीं दे रहे थे, ऐसा कहना था उनको। इसमें काफ़ी सत्यता भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों समूहों के बीच खुले टकराव के बाद जो मुख्य पार्टी मुद्दे को लेकर नेतृत्व लेकर के उसको नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर एक बहस थी और इसको एक तरीके से फाइट भी थी। तो एक तरीके से तो ये भी था कि इसमें जो ओली के जो बैक कर रहे थे वो चीन का प्रभाव था, जिसके कारण जो पार्टी के कुछ निहित स्वार्थियों के तहत उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की गई थी, जो स्पष्ट रूप से भारत के इशारे पर हुई थी, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर ओली का भी। तो इसके बाद जो प्रचंड के गुट को बदनाम कर दिया गया कि ओली से छुटकारा पाने का फैसला किया गया। और इसमें लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बैलेंस्ड व्यू रखा गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरीके से सकारात्मक पहल की और अपने विदेश सचिव जिनका नाम था हर्षवर्धन श्रृंगला, सेना प्रमुख जो हैं हमारे वो हैं एम नरवाने जी, और जो भारतीय विदेश गुप्तचर एजेंसी के जो प्रमुख हैं सामंत गोयल, इन्होंने आक्रामक रवैयों की अनदेखी करते हुए संबंध सुधारने के लिए इनको भेजा गया था। तो इन सब के बावजूद ये हो गया है। तो इसमें जो विदेश सचिव हैं तो विदेश दरों पर बात करने की कोशिश की थी, तो इस तरीके से मतभेदों को कम करने पर आदान प्रदान, तो एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन की तरफ इंडिया का जो है कांस्टेंट एफर्ट रहा है। तो इसलिए नेपालीज प्राइम मिनिस्टर का जो कहना था कि इंडिया का इंडियन एम्बेसी के इशारे पर ये हो रहा है, उसमें थोड़ा सा उसको देखें तो रियलिस्टिकली थोड़ा कम लगता है, लेकिन नेपाल पर्सपेक्टिव से उसको इनकार नहीं किया जा रहा है। तो अगर ये देखें तो सत्ता में जो नेपालीज प्राइम मिनिस्टर बने रहने के लिए इन्होंने अपोजिशन पार्टी जो थी उनकी नेपाली कांग्रेस, उनसे भी एक तरीके से इमरजेंसी हेल्प लेने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हुए उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। तो इसको पतन का इंतजार करती रही। तो ये सब होने के बाद इसमें जिस तरीके से नेपाल का जो डिजाइनिंग है, जो उनके नक्शे को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेरबदल है, उससे जो इंडिया के जो रिलेशन हैं उसके तहत जो है कि अब नेपाल की संस्था बंद कर दी गई है और मध्य प्रदेश चुनाव एक तरीके से थोप दिया गया है। तो इसमें इंडिया के लिए यही है कि अब तो न्यूट्रल रह के इंतजार करेंगे जो पार्टी में आएगी, उसके साथ हम एक फ्रेश तरीके से हम जो है अपने रिलेशंस को रिडिफाइन करें। तो देखें नेपाल के इंटरेस्टिंग होने वाला। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।